नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी आज आस्था फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म से हम लोग हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप इसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज भारतवर्ष डायबिटीज़ के साथ साथ उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन के रोगियों की संख्या के कारण भी जाना जा रहा है और बहुत तेज़ी से इसके रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सामान्यतः उच्च रक्तचाप दो तरह से डिफाइंड होते हैं। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो सामान्य लोगों में जो ब्लड प्रेशर की बीमारी देखी जाती है वो इडियोपैथिक होती है, उसके स्पष्ट कारण नहीं होते हैं। 90 से 95% केसेस में उसी तरह के ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं। 5 से 10% में सेकेंडरी हाइपरटेंशन या जिसके कुछ अंडरलाइंग कॉज होते हैं और उस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो होते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ में किडनी की समस्या, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, जो एओर्टा निकलता है, मोटी नली निकलती है, उसमें अगर कोएक्टेशन होता है वो कारण होता है। किडनी के अंदर में एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, उसका जो ट्यूमर होता है उस कारण से फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। उस ट्यूमर से बहुत सारे ऐसे कैटेकोलामीन्स या केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, वो तत्कालिक बहुत तेज़ी से बीपी बढ़ाते हैं और पाल्पिटेशन भी करते हैं, धड़कन भी कराते हैं। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारण हुए, जिसमें कि किडनी प्रॉब्लम, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, आर्टरी का नली का पतला होना, ये सब कारण आते हैं। और इसेंशियल हाइपरटेंशन जो सामान्यतः सब जो व्यक्तियों में देखा जाता है कि तो हाई बीपी हो गया और पता ही नहीं है कि कारण क्या है, और उसे वो सामान्यतः 90 से 95% केसेस में होता है। भारतवर्ष के अंदर में 2017-18 के जो सर्वे हुए थे उसमें ये देखा गया कि एज एडजस्टेड जो आंकड़े लिए गए उसमें 45% के करीब एडल्ट पॉपुलेशन हाइपरटेंशन से ग्रसित पाए गए भारतवर्ष के अंदर। और ग्लोबली जो इंसिडेंस है, इसका प्रेवलेंस जो एक समय में देखा गया वो 26% के आसपास था। तो हम लोग हाइपरटेंशन में ग्लोबल जो प्रेवलेंस है उससे कहीं अधिक प्रेवलेंस हमारे यहाँ है। अब जैसे जैसे साइंस इवॉल्व होता है वैसे वैसे जो बीमारियां हाइपरटेंशन से के कारण से होती हैं उन सबों का एनालिसिस होता रहता है और बहुत बड़े कोहोर्ट में, बहुत बड़े समूह में इसकी स्टडी होती है। और इसके स्टडी में ये देखा गया कि जब ब्लड प्रेशर 120/80 से ऊपर होता है तो वो विभिन्न अंगों पर अपना कुप्रभाव डालने की क्षमता रखना शुरू कर देता है। तो इसलिए बाद में जो डिफाइन हुए, जो लेटेस्ट डिफिनीशन ब्लड प्रेशर के कट ऑफ मार्क का हुआ, उसमें आया कि मॉडरेट 130 से 139 अगर सिस्टोलिक प्रेशर है, ऊपर वाला प्रेशर है, और नीचे वाला प्रेशर 80 से 90 है, तो उसे स्टेज 1 या मॉडरेट हाइपरटेंशन माना गया। और यदि सिस्टोलिक 140 से ऊपर और डायस्टोलिक 90 से ऊपर है तो उसे स्टेज 2 या सीवियर हाइपरटेंशन भी माना गया। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस उस स्थिति को कहते हैं जब ब्लड प्रेशर 180/120 से ऊपर चला जाए। वैसी स्थिति में स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हेमरेज हो सकता है, रेटिनल ब्लाइंडनेस हो सकती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, पैरालिसिस हो सकता है ब्रेन हेमरेज से। तो ये गंभीर स्थिति होती है। और ये भी एक आंकड़ों में देखा गया कि यदि
180/120 किसी का ब्लड प्रेशर रह जाता है तो 1 साल की मॉर्टिलिटी, 1 साल में 80% लोगों की मृत्यु होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर एक महत्वपूर्ण मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी, मृत्यु और बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण बन करके हमारे सामने आया है। जब ब्लड प्रेशर के बारे में इतनी जानकारी हुई कि किस ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे और ये किन कारणों से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके जो सामान्य ब्लड प्रेशर होते हैं, इसेंशियल हाइपरटेंशन होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं, किस कारणों से ये बढ़ सकता है। जब इसके कारण को जानेंगे तभी हम लोग इसके कंट्रोल की बात कर पाएंगे या इसे रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं, उसकी बात कर पाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति ओबीज़ है, वज़न बहुत ज़्यादा है, BMI कहते हैं हम लोग, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में वज़न और हाइट के अनुरूप आपका वेट कितना है वो डिफ़ाइन किया जाता है। अगर इंडियन पॉपुलेशन में BMI 23 से ज़्यादा है तो आपकी वज़न आपके हाइट के अनुसार ज़्यादा है, तो 23 BMI से कम रखना आवश्यक है। और BMI आप अपना आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपके वज़न और आपके जो हाइट है उसका मीटर स्क्वायर का डिवीज़न होता है और उसके आधार पर आप अपना BMI आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और BMI को मानक 23 से कम रखना उचित है। 23 हेल्दी BMI माना जाता है। तो ओबेसिटी देखा गया कि एक कारण है जिस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है। एक दूसरा कारण देखा गया स्मोकिंग। स्मोकिंग के और बहुत सारे चीज़ों से रिलेशन होता है, एक ब्लड प्रेशर से भी रिलेशन होता है। कोरोटिड आर्टरी जो था, कोरोनरी आर्टरी जो होती है जिससे कि ब्लड सप्लाई हृदय के अंदर होती है, उसमें भी सिगरेट के धुएं के कारण से प्लेक्स बनते हैं, जाम होने लगती है और वो भी एक हार्ट अटैक का कारण बनता है। और उसके साथ साथ जो आर्टरियाँ, धमनियाँ पतली होती हैं तो वो ब्लड प्रेशर के हाई होने का कारण बनता है। धमनियों का कड़ा होना वो भी एक ब्लड प्रेशर के हाई होने का कारण बनता है। आर्टरी का स्टिफ होना, कड़ापन हो जाना। इसके अलावा डायबिटीज़ अगर किसी को है तो वो ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, क्योंकि डायबिटीज़ से किडनी की प्रॉब्लम भी आती है। फिज़िकल एक्टिविटी है वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण होता है। अगर हाई सॉल्ट डाइट लेते हैं, नमक की मात्रा आपके खाने में अधिक है, तो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने का एक कारण बनता है। नमक की मात्रा 5 ग्राम से कम रहनी चाहिए। हर एक प्रदेशों में अलग अलग होती है। जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होती है, नमक ज़्यादा निकलते हैं, पसीना ज़्यादा होती है, वहाँ पर थोड़ी सी नमक की मात्रा ली जा सकती है 5 ग्राम तक। जहाँ की ठंड प्रदेश है, जहाँ पसीना बहुत नहीं चलता है, वहाँ पर नमक की मात्रा प्रतिदिन और कम लेने की आवश्यकता होती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में कारण बनती है वो एजिंग है। एज के साथ साथ आर्टरी जो है, आपकी धमनियाँ जो हैं वो कड़ी होती जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप ये भी कारण बनता है कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, 7 घंटे का साउंड स्लीप नहीं है, तो ब्लड प्रेशर आपकी ऊपर जा सकती है, बढ़ सकती है। अब हुआ कि ये सब कारण जब ब्लड प्रेशर बढ़ने के हैं तो आप पकड़ में कैसे आएगा कि आपको ब्लड प्रेशर भी है। जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन मैं बताना चाह रहा हूँ आज यहाँ, आप जा कर के देखेंगे कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, अगर किसी अस्पताल में 10 डायलिसिस हो रही है, इनवेरिएबली सामान्यतः 2 से 3 ऐसे रोगी होते हैं जो डायलिसिस करा रहे होते हैं, जिनकी उम्र मात्र 30 से 35 साल 40 साल तक होती है। आप उनसे पूछेंगे कि आप इसी उम्र में डायलिसिस करा रहे हैं, क्या बात हुई?
तो वो बताएंगे जो यंग एज के जो डायलिसिस करा रहे हैं, वो बोलेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। एक बार हम डॉक्टर के यहाँ गए दिखाने, मेरा ब्लड प्रेशर 180/110 था। ब्लड प्रेशर उनकी बढ़ी रही पिछले 3 साल 4 साल, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। तो इसलिए सिम्टम्स में मैक्सिमली एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिन्हें इसलिए इस रोग को डायबिटीज़ के साथ साइलेंट किलर कहते हैं। आपको ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा लक्षण उस समय बहुतों में नहीं भी दे सकता है, और वैसी स्थिति में आपके कभी भी एंड ऑर्गन्स या कोई ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक सर्टेन एज के बाद, 35 साल के बाद, एनुअली एक बार बीपी की चेकअप करा लेनी चाहिए, यदि आपको कोई लक्षण रहे या न रहे। अगर आप में कोई तरह की आदतें हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, या अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा है, या बाहर का जंक फूड ज़्यादा है, या ओबेसिटी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, या कोई अन्य कंडीशन है, तो आपको 30 साल के बाद से ही सचेत रहना है ब्लड प्रेशर के प्रति, और उसकी आपको जानकारी होते रहनी है कि आपकी ब्लड प्रेशर कितनी है। क्योंकि आइडियल आपको अभी मैंने जैसे परिभाषित किया, ब्लड प्रेशर 120/80 से ऊपर है तो वो ऑर्गन्स को डैमेज करने की क्षमता लंबे समय के बाद वो कर सकता है। इसलिए उसे कंट्रोल करना, कंट्रोल पे रखना बहुत आवश्यक होता है। अब जब सिम्टम अगर किसी को आते भी हैं, मैक्सिमली में एसिम्टोमेटिक रहता है, पता नहीं चल पाता है जब तक कि बहुत अधिक न बढ़ा रहे ब्लड प्रेशर। लेकिन किसी किसी में जिसमें सिम्टम्स आते हैं, उसमें सर का भारी होना, हल्की चक्कर जैसे लगनी, डिजीनेस होना, लाइट हेडेडनेस होना, नींद में परेशानी होनी, और भारीपन महसूस करना, लगना कि बहुत भारीपन सर में लग रहा है, ये सब लक्षण इसके हो सकते हैं। यदि किसी के फैमिली में इसकी हिस्ट्री है और ये सब लक्षण है, उन्हें तो तुरंत अपनी जांच करा लेनी चाहिए। खान पान से बहुत ज़्यादा रिलेशन इस बीमारी का होता है। बहुत बार ऐसी स्टडी हुई है जिसमें देखा गया कि किस खाने और पीने से इसका बीपी बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। उसमें जो प्रिजर्व फूड होते हैं, जो डिब्बा बंद खाने होते हैं, जो पैकेज्ड फूड होते हैं, जो पैकेज सूप होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, बने बनाए डिब्बा बंद, उनसे बीपी बढ़ने की संभावनाएं रहती है। अब जैसे सूप होता है, एक होता है फ्रेश सूप, आप अपना बना करके सब्जियों का घर में पीते हैं, और एक होता है कि प्री फॉर्म्ड सूप बनाया है, डिब्बे में पैक है और उसे आप पी रहे हैं। जो प्रिजर्व फूड होते हैं, जो डिब्बा बंद खाने होते हैं, जो पैकेज सूप होते हैं, जो उन सभी चीज़ों में सॉल्ट की मात्रा और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस कारण से उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है कि वो ख़राब नहीं हो जल्दी, और उस कारण से उसमें अधिक सॉल्ट की मात्रा होने से, या जंक फूड जैसे चिप्स होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा होती है, उन सब खाने के चीज़ों से ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। जो चीज़ सोडियम का एंटागोनिस्टिक होता है, सोडियम के इतर अलग काम करता है, जैसे पोटाशियम रिच सोर्सेज, ऐसा देखा गया है कि अगर ब्लड प्रेशर के रोगियों में वो फ़ायदा करता है, जिसमें साइट्रस फ्रूट होते हैं, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, और इसके साथ साथ केला है जिसमें पोटाशियम अधिक है। तो ऐसे जो फल होते हैं वो जनरली सोडियम को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं और बीपी को कुछ हद तक कंट्रोल पे रखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के फूड्स भी खा सकते हैं। इसके अलावा अब है कि इनके लिए अब करना क्या है, कैसे हम इसे रिवर्स कर पाएँ, क्या कर पाएँ जिससे कि हमारी ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे रहे। तो सबसे पहले तो है कि आपको ट्राई करना है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, जिससे कि आप रिवर्स अपने बीपी को कर सकते हैं। क्योरेबल कब कहाँ हो सकता है बीपी का क्योर हो सकता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, जहाँ की कॉजेज़ आपको मालूम है, जैसे कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा है, उसके करेक्शन से आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। जैसे किसी को एड्रिनल ट्यूमर है, उस कारण से बीपी बहुत हाई है, जो कि ये सब बहुत कम
कारण होते हैं बीपी बढ़ने के सेकेंडरी कॉजेज, मात्र 5% लोगों में इस तरह के कारण होते हैं। तो उसको रिमूव करने से जो एक्स्ट्रा एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन निकल रहा है जिसके कारण से बीपी शूट अप करता है वो ठीक हो सकता है। इसके अलावे जो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, रीनल आर्टरी में कमी आ रही है, रीनल आर्टरी के ब्लड सप्लाई में पतला हो रहा है, उसके करेक्शन से फिर बीपी ठीक हो सकती है, कंट्रोल पे आ सकता है। तो ये सब सेकेंडरी रीजंस होते हैं जिसको कंट्रोल करने से बीपी कंट्रोल होता है। ऐसा भी देखा गया है जो बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा ओबीज है, उनकी जो BMI 40 से ऊपर है, बॉडी मास इंडेक्स जिसके बारे में भी चर्चा किए थे, तो उनमें बीपी बहुत हाई अगर हो रही है तो उनमें यदि बैरियाट्रिक सर्जरी या किसी ऐसी चीज़ों से उनकी वेट को कम कर दी जाए, वेट कम हो जाने के बाद बीपी कंट्रोल आ जाती है। किसी किसी में भी देखा गया है कि स्लीप एपनिया होती है, सोते समय खर्राटा बहुत तेज़ लेते हैं वो, सामान्यतः ये भी मोटे लोगों में ज़्यादा होता है। स्लीप एपनिया के कारण से रात भर नींद टूटती है और वो हार्ट पर जोर लगाता है, कार्डियक पर भी प्रॉब्लम देना शुरू करता है स्लीप एपनिया। और ये भी देखा गया कि अगर स्लीप एपनिया के कारण से बीपी बढ़ती है, जब स्लीप एपनिया को करेक्ट किया जाता है या बाईपैप मशीन के द्वारा एपनिया को कंट्रोल पे किया जाता है तो बीपी कम जाती है, कंट्रोल हो जाती है, कभी कभी ठीक भी हो जाती है। लेकिन सामान्यतः जो नॉर्मल प्राइमरी हाइपरटेंशन है, जो 90-95% केसेस में है जिसके कारण स्पष्ट नहीं है, उनमें बीपी हाई होने के बाद अमूमन सामान्यतः दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और अपने बीपी को दवाइयों का सेवन करते हुए कंट्रोल पे रखना पड़ता है। ऐसा आजीवन करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ हद तक आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में पहला है कि अपने को चुस्त दुरुस्त रखें, अपने को वज़न अपना कंट्रोल पे रखें, BMI 23 पर रखें, 23 से कम पे रखें। दूसरा है वज़न के कंट्रोल के साथ साथ खान पान की आदतें अपने बदलें। जो सिगरेट स्मोकर हैं सिगरेट को छोड़ें। अल्कोहल से भी बीपी बढ़ती है, तो अल्कोहल की मात्रा जो मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड है 1 पॉइंट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो भी बीपी बढ़ाने में कारण बनता है। इसके अलावा जंक फूड जैसा मैंने बताया, डिब्बा बंद खाना, इसे अवॉइड करें। नमक की मात्रा कम से कम करें, 5 ग्राम से कम नमक लेनी चाहिए। एक्सरसाइज करते रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और स्लीप 7 घंटे की पूरा करें। इन सब कारणों से देखा गया कि जब आप नमक की मात्रा थोड़ी सी कम करते हैं तो 5 mm से 7 mm मरकरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का कम जाता है, आपकी बीपी कम जाती है। उसी तरह वज़न के कमने से भी 5 किलो पर भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन बीपी के कंट्रोल में देखा गया कि बहुत ज़्यादा बीपी कंट्रोल में 2 से 5 mm तक भी आता है, संभावना होती है। तो ये बीपी के कंट्रोल की बात होती है लाइफ स्टाइल के द्वारा, और आपको कैसे उसे रिवर्स कर सकते हैं। अब बीपी के कंट्रोल के लिए बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं और बहुत सारी नई नई दवाइयाँ भी आती हैं। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह की दवाई सूट करती है। जिन व्यक्तियों में कार्डियक इशू के साथ साथ हार्ट फेल्योर के साथ साथ बीपी हाई होता रहता है, कार्डियक मसल्स वीक रहते हैं, हार्ट की पंपिंग कमज़ोर रहती है, उनमें स्वेलिंग वाटर रिटेंशन होने की संभावना रहती है बीपी के साथ, उसमें डायूरेटिक बीपी की दवाई उपयुक्त होती है, जिससे कि पेशाब ज़्यादा होता है, फ्लूइड रिटेंशन नहीं होता है, हार्ट पे लोड नहीं होता है और उसकी बीपी भी कंट्रोल पे रहती है। बहुत सारे लोगों में जिनमें धड़कन के साथ बीपी होती है उसमें अलग किस्म की दवाइयाँ उपयुक्त होती हैं। पल्स रेट भी बहुत मायने रखता है व्यक्ति को स्वस्थ रखने में। आपका पल्स एवरेज जो होता है वो 72 प्रति मिनट होता है, हृदय की धड़कन जो होती है वो 72 प्रति मिनट होती है। 80 से ऊपर पल्स रेट को पर सचेत होने की आवश्यकता होती है, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए, नहीं तो हार्ट की पंपिंग अगर फास्ट होगी तो हार्ट का फीलिंग कम होगा और हार्ट पर लोड आएगा, जोर आएगा। आइडियली पल्स रेट
डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी कैसी है, क्या है, लेकिन 60-65 से लेकर के 72-74-76 तक ठीक है। 80 से ऊपर में पल्स रेट को कंट्रोल करना आवश्यक होता है, बेहतर रहता है 80 से कम का पल्स रेट। यदि किसी को बहुत तेज पल्स रेट है, धड़कन बहुत तेज है और उसके साथ बीपी भी है, तो उनके लिए अलग किस्म की दवाइयाँ होती हैं, जो उस ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं जो बीपी के साथ साथ आपके पल्स को भी कंट्रोल पे रखता है। अगर आपकी पल्स सामान्य है, बीपी केवल हाई है, कार्डियक लोड भी नहीं है, तो दूसरे ग्रुप की दवाइयाँ आपके लिए उपयुक्त होती हैं, जिसे ARBs, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, या ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इन सब ग्रुप की दवाइयाँ आपको लेनी आवश्यक हो सकती है। इसके अलावा जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होते हैं, बहुत तेज़ी से बीपी कंट्रोल पे नहीं आती है 2 दवाई 3 दवाई कॉम्बिनेशन के बावजूद, उन लोगों के लिए और अल्फ़ा चैनल ब्लॉकर भी होती है, अल्फ़ा उस तरह की दवाइयाँ ऐड करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेगनेंसी में जो बीपी आती है उसे भी कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर बीपी हाई हो जाती है तो वह जच्चे बच्चे दोनों पर बहुत बड़ा कुप्रभाव डालता है। तो प्रेगनेंसी के लिए जो बीपी के लिए अप्रूव्ड दवाइयों की लिस्ट है, उसमें थोड़ी सी अंतर होती है। उसमें मिथाइल डोपा चलता है, लाबेटालोल चलता है, लेकिन बहुत सारी अन्य दवाइयाँ नहीं भी चलती हैं। तो अलग अलग स्पेसिफिक एज या कंडीशन के साथ अलग अलग तरह की बीपी की दवाइयाँ उपयुक्त होती हैं। वो चिकित्सीय देखरेख में बीपी की दवाइयों का सेवन करना चाहिए और बीपी को कंट्रोल पे रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी बीपी अनकंट्रोल्ड रहती है, जो 3-4 ऑर्गन सबसे सामान्यतः कुप्रभावित होते हैं, उनमें स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस होती है, कार्डियक प्रॉब्लम आती है, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, बीपी हाई होने के बाद से हार्ट अटैक भी होने की संभावनाएं हो जाती हैं, एरिथमिया होने की संभावनाएं हो जाती हैं, धड़कन इरेगुलर होने की संभावनाएं हो जाती हैं। अगर बीपी हाई होता रह गया बहुत दिनों तक, आपकी किडनी डैमेज होने की संभावनाएं होती हैं। और आज के दिन में किडनी की समस्या इतनी तेज़ी से जो बढ़ी है, उसमें 2 कारण, एक अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और एक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। तीसरा जो किडनी की समस्याओं के बढ़ते कारण बना है, वो है पेन किलर्स, इधर उधर से दवाइयाँ खानी, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, पेन किलर लंबी नहीं खानी चाहिए, किसी भी विधा की कोई पेन किलर। उस कारण से भी किडनी के रोगियों की संख्या बढ़ी है। किडनी के अलावा आंखों की रोशनी, जैसा मैंने बताया कि अगर बीपी हाई होता है, रेटिनल हेमरेज हो जाती है और आंखों की रोशनी चली जाती है। तो बीपी बहुत सारे अन्य ऐसे प्रिवेंटेबल कारण, रोगों का कारण है, जो कि हम लोग बचाव या रोकथाम उन सब डिजीज से कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबों का स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी कदम है कि हम सभी अपने बीपी को जानें, और बीपी अगर ज़्यादा होने की ओर है तो उसे कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल से, डाइट मॉडिफिकेशन से, फिज़िकल एक्टिविटी से, स्ट्रेस को हटा करके, नींद पूरी करके, और अगर किसी भी मॉडिफिकेशन के बाद भी बीपी बढ़ी हुई है तो दवाइयों के द्वारा आप कंट्रोल पे रखें। बीपी कंट्रोल पे रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन जो बीपी के कारण से है उससे आप बच पाएंगे, और लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच पाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ये ब्लड प्रेशर पर छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी आप सबों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।